This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 9 स्पेस एंड सैटेलाइट उसका पहला लेक्चर पढ़ने लगे हैं। तो लेक्चर 1 में जो टॉपिक हम देखेंगे वो टॉपिक हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में और नासा का क्या रोल है स्पेस एक्सप्लोरेशन में उसके बारे में देखेंगे। साथ ही हमने स्पेस के बारे में कुछ चीज़ें देखनी है कि व्हाट इज़ स्पेस, और स्पेस की कुछ चीज़ें हम देखेंगे डेफिनेशन से लेकर कुछ और बातें जो कि हम स्पेस के बारे में सीख सकें। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हमारा ये जो चैप्टर है स्पेस एंड सैटेलाइट्स के हवाले से है। इसमें हमने कुछ चीज़ें स्पेस के बारे में सीखनी है और कुछ सैटेलाइट को हमने सामने रख के सैटेलाइट की भी जिस तरह से देखें नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उनको हमने देखना है। तो हम आगाज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्पेस की थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ स्पेस, ताकि आपको समझने में आसानी हो, बच्चों को इस बात का पता हो कि स्पेस क्या है। तो स्पेस इज़ वास्ट एरिया दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये एक ऐसा वास्ट एरिया है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से भी आगे स्टार्ट होता है, डार्क है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है और इट हैज़ नो एयर, मतलब कि वैक्यूम है, स्पेस में एयर मौजूद नहीं। तो हम यूँ कह रहे हैं कि स्पेस जो है ना एक बहुत ही वास्ट एरिया है। बहुत वास्ट इसलिए क्योंकि इसकी लिमिट्स जो है ना वो अभी तक साइंटिस्ट जो है ना उस तक नहीं पहुँच सके कि इसकी लिमिट्स क्या हैं। लेकिन स्पेस के बारे में ये है कि इसकी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इसकी जो है वो लिमिट्स हैं, कहाँ तक स्पेस फैली हुई है। सो हम यूँ कहते हैं शॉर्टली कि दिस इज़ वास्ट एरिया। वास्ट एरिया है, हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ तक हमारी हवा है, जहाँ तक हम ज़िंदा रह सकते हैं, हमारी आबो हवा, इससे भी आगे, अर्थ एटमॉस्फेयर से भी आगे, ये स्टार्ट ही वहाँ से होता है। और फिर जो है हमारी जो सूरज की रोशनी हम तक पहुँचती है, तो ये स्पेस के अंदर जो है वो और भी बहुत सारे सितारे हैं जो कि रोशनी पहुँचाते हैं। बहरहाल डार्क एरिया है, दूर तक हम देखें तो हमें ब्लैक कलर नज़र आता है, और साथ ही साथ कोल्ड, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और साथ ही साथ नो एयर, ऑक्सीजन या एयर नाम की कोई भी चीज़ है वो स्पेस में मौजूद नहीं है। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पेस के बारे में आप या मैं या कोई भी पर्सन जो है, तो जब किसी भी इंसान ने सबसे पहले जब आसमान की तरफ देखा, या हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो रात के वक्त हमें जो है वो नंबर ऑफ काउंटलेस टाइनी लाइट्स जो है वो हमें नज़र आती है, जिनको हम स्टार्स कहते हैं कॉमनली। तो ये इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कुछ आपकी बुक में कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नंबर ऑफ टाइनी थिंग्स नज़र आती हैं, और उनको हम कह रहे हैं वो टाइनी थिंग्स जो हैं दे आर द स्टार्स। स्टार्स तो हम कॉमनली उनको कह देते हैं, बल्कि मैं या आप या कोई भी फ़र्द जो है वो स्टार्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा नहीं जानता, या जो स्पेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो वो आसमान की तरफ देखता है। तो आज नहीं, ये इंसानी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि बहुत पहले से, सदियों से इंसान की ये कोशिश रही है वो चाँद या सूरज के पास जाए। कई सदियों से इंसान की कोशिश ये रही है कि वो सूरज के और चाँद के पास जाए और वहाँ पे जाकर उसको एक्सप्लोर करे। उसके लिए मुख्तलिफ़ तजर्बात भी किए गए, जहाँ तक इंसान की पहुँच थी। कुछ लोग जो है वो अपने जो उन्होंने एयरशिप्स या स्पेसशिप, जिनको शायद वो नहीं कहते थे, तो वो उनके ऊपर परिंदों को बांध के हवा में उड़ने की कोशिश करते थे। कुछ लोग जो थे
उन्होंने कोशिश की कि अपने आप को जो है वो किसी मंजनीक के साथ बांध के चाँद पे भेजा जाए। बहरहाल ये तमाम स्पेस में पहुंचने की वो कोशिशें थी जो कि इंसान की कामयाब ना हो सकें। लेकिन एक जुस्तजू, एक तजस्सुस जो है वो हमेशा से इंसानों को रहा कि जब भी कोई आसमान की तरफ हम भी देखते हैं तो हमें नंबर ऑफ़ काउंटलेस बॉडीज़ नज़र आती है जिनको हम स्टार्स कह रहे हैं। लेकिन बट दे आर साइंटिफिकली नॉट स्टार्स। अगर हम साइंसी ज़बान में बात करें तो ये स्टार्स नहीं है। तो फिर क्या है ये? तो लिखा है इनफैक्ट दे इंक्लूड गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एंड सम अदर ऑब्जेक्ट। दे इंक्लूड गैलेक्सीज, तो बहुत सारी कहकशाएँ हैं जिनके अंदर सितारे भी हैं, सैयारे भी हैं, स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं और छोटे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ये तमाम जो है ना, दिस इज़ ऑल लुकिंग लाइक स्टार्स। तो मून्स, जो मून्स हमसे बहुत दूर हैं वो हमें स्टार्स ही की तरह नज़र आते हैं। इसलिए अगर कोई एक फ़र्द, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा अगर देखता है स्पेस की तरफ तो स्पेस के ऊपर जो है बहुत छोटे-छोटे जो ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं, हम उन्हें आम तौर पे स्टार्स कहते हैं, लेकिन वो तमाम स्टार्स नहीं हैं। दे ऑल आर नॉट स्टार्स। तो बुक में जिन ऑब्जेक्ट्स का नाम लिखे हुए हैं, तो गैलेक्सीज़ का तो हम देखेंगे। गैलेक्सीज़ को उर्दू में कहकशां भी कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टार्स, कहीं कुछ जगहों पे एक स्टार और उसके साथ उसके सिस्टम, जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में बहुत सारे और जो है सिस्टम जब आपस में मिलते हैं सोलर सिस्टम की तरह के, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनती है। इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज़ मौजूद हैं, काउंटलेस गैलेक्सीज़। मतलब कि हम स्टार्स को तो क्या काउंट करेंगे, हम अभी तक गैलेक्सीज़ को ही काउंट नहीं कर सकते। इतनी वास्ट जो है वो हमारी यूनिवर्स है। इसमें देखिए कि बहुत सारी गैलेक्सीज़ हमें नज़र आती हैं जिसमें नंबर ऑफ़ स्टार्स जो हैं वो इकट्ठे हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं नहीं पता, अब तक की साइंस इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकी। जो हमने वास्ट एरिया कहा, अब तक की साइंस उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकती। उसमें बहुत सारी जो हैं वो स्टार्स भी मौजूद हैं। वो स्टार्स क्या हैं? बर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं, गैसेस बर्निंग हो रही है या किसी और तरह से उसमें से लाइट निकल रही है। तो जिस तरह से सूरज के ऊपर देखें, बर्निंग ऑफ गैसेस की वजह से उसकी रोशनी, सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, उसकी हीट हम तक पहुंच रही है। इस तरह चूँकि सूरज भी हमारा एक स्टार है, हमारा सोलर सिस्टम में सन जो है, सन इज़ अ स्टार। उस स्टार के जो प्लैनेट्स हैं उनमें हमारी अर्थ भी मौजूद है और बाकी मार्स और बाकी भी जिनके नाम हम देखेंगे। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं अपने स्टार के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, बट नॉट अ सिंगल स्टार। ये कोई एक, सिर्फ एक स्टार नहीं है, इसके अलावा भी हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस, यानी कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते कि कितने स्टार्स हैं। अब तक की साइंस जो है उसको काउंट नहीं कर सकी। और हर स्टार के साथ बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं। वो प्लैनेट्स जो हैं जिस तरह हमारी अर्थ है, या हमें मार्स नज़र आता है, या हमें सैटर्न नज़र आता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ स्टार्स के साथ मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स भी हैं जो कि हमें स्टार्स ही की तरह आसमान पे नज़र आते हैं। रात को हम देखते हैं तो हमें बहुत सारे मून्स जो हैं, नंबर ऑफ़ मून्स जो हैं वो हमें देख सकते हैं। लेकिन वो जो मून्स हैं वो भी हमें स्टार्स की तरह नज़र आते हैं। एक्चुअली आप बच्चों को और टीचर्स को ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हर दिखने वाली चीज़ स्टार नहीं होती। हर दिखने वाली चीज़, हर चमकने वाली चीज़ जो आसमान से हमें चमकती हुई नज़र आ रही है, वो स्टार नहीं है। उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं, बहुत सारे मून भी हैं और कुछ अदर बॉडीज़ भी हैं, स्मॉल बॉडीज़ या लार्जर बॉडीज़। या आगे हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी उसके अंदर बहुत सारी मौजूद हैं, जो कि हमें ऐसे लगता है जैसे कोई सितारा जलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल दीज़ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द हैवी बॉडीज़। इन तमाम ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं हैवी बॉडीज़। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स आप भी, ये हैवी बॉडीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि हमें जो है वो स्पेस में हैवी बॉडीज़ कैसे नज़र आती हैं। These heavy bodies are the part of vast space around which the collectively known as यूनिवर्स।
ये तमाम हेवनली बॉडीज़ जो हैं ये जब इकट्ठी हो रही हैं तो फिर हमारे पास जो है ये यूनिवर्स बन रही है। अब डिफरेंट कंट्रीज़ ने इस के ऊपर रिसर्च की, जिसमें अमेरिका और रशिया जो हैं वो बहुत आगे हैं कि वो अपने प्लैनेट्स, अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और अपनी जो हैं वो स्पेसशिप जो है वो स्पेस में भेज के वहाँ पे स्पेस स्टेशंस बना के रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कितनी वास्ट है और उसमें जो हैवीली बॉडीज़ हैं वो कैसे कैसे वहाँ पे मौजूद हैं और किस तरह से वो उनकी अरेंजमेंट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में हम, ये टॉपिक है हमारी बुक के अंदर स्पेस एक्सप्लोरेशन के हवाले से। तो देखिए, अभी हम ये बात कर रहे थे कि स्पेस को एक्सप्लोर करना, स्पेस के बारे में जानना, कि हम जो ऊपर रोज़ाना रात को देखते हैं, ये अगर हम पास्ट हिस्ट्री में जाएँ तो इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम वहाँ पे जाके देखें जहाँ पे ये सितारे चमक रहे हैं, जहाँ पे ये चाँद है, जहाँ पे ये सूरज है। इंसान की कोशिश रही है। आजकल तो शायद ठीक तरह से सारे सितारे नज़र भी नहीं आते, लेकिन जब ये लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, या आज भी हम किसी दूर-दराज़ के गाँव में जाके देखें या किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ पे जो है वो लाइट ना हो, तो वहाँ पे स्पेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। हमें मिल्की वे गैलेक्सी नज़र आती है, और आप में से अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया हुआ हो तो ये तो हमें एक सहर-अंगेज़ तरीके से आसमान नज़र आता है। इतने ज़्यादा सितारे और सियारे नज़र आते हैं, जो कि शहरों में शायद इसलिए नहीं नज़र आते कि लाइट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इन तमाम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, जो कि पहले से इंसान ने एक्सप्लोर किया है। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इस एक्सप्लोरेशन में जो पायनियर्स हैं, पायनियर्स में अमेरिका और रशिया ने इस एक्सप्लोरेशन को जो है वो स्टार्ट किया, स्पेस एक्सप्लोरेशन को। तो हम देखते हैं कि आसमान की ये हेवली बॉडीज़ जो है ना, ये इनको देख के इंसान हमेशा क्यूरियस रहा, और फिर जो है कोशिश ये की कि अपनी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए इंसान ने कोशिश की कि मुख्तलिफ़ तरह की ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाएँ, जो कि हमें इनके करीब ले जाएँ, जिनके ज़रिए हम इनको एक्सप्लोर कर सकें कि ये क्या है। तो जब क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी तो इंसान ने रॉकेट को इन्वेंट किया। ये ज़्यादा तो इसमें चाइनीज़ का कंट्रीब्यूशन है, कि कंट्रीब्यूशन रॉकेट जो है ना वो हज़ारों साल पहले चाइनीज़ ने उसको डेवलप किया। तो जब रॉकेट अपनी मॉडर्न फॉर्म में आ गया, चाइनीज़ ने इब्तदाई हालत में उसको दरियाफ़्त किया था, लेकिन जब तरक्की करते करते मॉडर्न हालत में आ गया तो फिर दूसरी जंग-ए-ज़ीम के बाद, जो 1945 में ख़त्म हुई थी, उसके बाद रशिया और चाइना दोनों की एक स्पेस को एक्सप्लोरेशन की रेस लग गई। दोनों ममालिक चाहते थे कि हम पहले स्पेस में जाएँ और स्पेस में जाके जो है वो वहाँ के तमाम इवेंट्स को एक्सप्लोर करें। इसमें जो पहला फर्स्ट बिगिनर बना वो रशिया बना। उसने 4 अक्टूबर 1957 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने, आज हम रशिया कहते हैं, उस वक्त ये मुल्क जो था वो सोवियत यूनियन के नाम से था, जो कि बाद में जो है वो टूटा, मुख्तलिफ़ रियासतें बनी उसकी, और बाकी रशिया रह गया। तो जब ये रशिया टूटा नहीं था तो इसको हम सोवियत यूनियन कहते थे। इसलिए तमाम टीचर हज़रात और तमाम स्टूडेंट्स, आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ये सोवियत यूनियन जो है ये रशिया का ही पुराना नाम है। रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क था जिसका नाम सोवियत यूनियन था। उससे छोटी-छोटी रियासतें बहुत सारी, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ऐसी रियासतें टूटी। टूटने के बाद जो बाकी रह गया उसको हम आज रशिया कहते हैं। तो ये जो सोवियत यूनियन था उसने 4 अक्टूबर 1957 को अपनी एक स्पेसशिप को लॉन्च किया। वो रॉकेट के ज़रिए, उसकी डायग्राम भी हम बुक में देख सकते हैं, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 थी, ये पहली स्पेसशिप थी। डायग्राम में भी एक बॉल की तरह नज़र आ रही है, एक बॉल के साथ जैसे
4 उसकी लेग्स लगाई हों। तो ये स्पेसशिप जो थी वो सबसे पहले रशिया ने 4 अक्टूबर 1957 को, डेट भी याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो सबसे पहली जो है वो स्पेसशिप फ़िज़ा में भेजी। मकसद क्या था कि वो जानना चाहते थे कि ज़मीन और सोलर सिस्टम जो है ये किस तरह से ये मार्स से वजूद में आया है। वी आल्सो कुड नो हाउ टू अर्थ एंड सोलर सिस्टम केम टू एग्जिस्ट। तो ये इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में रिसर्च जो है वो और भी मुख्तलिफ तरक्की करने के लिए हमें जो सबसे पहला स्पेसशिप फ़ज़ा में भेजी गई रशिया की तरफ से, स्पुतनिक 1। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैंने आपको बताया कि दोनों ममालिक की एक रेस लगी हुई थी। रेस ये लगी हुई थी कि कौन सा मुल्क जो है वो पहले स्पेस को डिस्कवर करता है और इसमें विन करता है। उसमें साथ ही साथ अमेरिका ने भी कुछ दूसरे कंट्रीज़ ने भी बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो अपने स्पेस में भेजे। वो करते क्या थे, वो वेदर कंडीशन को करते थे, लॉन्ग रेंज रेडियो रेडिएशंस को, टेलीविज़न ट्रांसमिशंस को, और नेविगेशन और अर्थ के मुख्तलिफ सोर्सेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखें कि जब स्पेस में हमारे रॉकेट्स स्पेसशिप को लेके जाते हैं, तो आज तो वहाँ पे एक स्पेस स्टेशन बना हुआ है जिसको हम आईएसएस कहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो वहाँ से चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़्यादा आसान है। हमारी वेदर कंडीशन को, कि आने वाले दिनों में बारिश होगी, किस किस दिन बारिश होगी, आने वाले दिनों में जो है वो सर्दी होगी या गर्मी होगी, टेम्परेचर कितना रहेगा, लॉन्ग रेंज वेव्स, जिसमें देखें कि हम कम्युनिकेशन के लिए आजकल यूज़ कर रहे हैं ये रेडिएशंस को मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी में। टेलीविज़न ट्रांसमिशन के लिए बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, जिस तरह से हमारा कौमी चैनल पीटीवी है, इस तरह से प्राइवेट भी बहुत सारे हैं। तो ये तमाम चैनल्स जो हैं ये किसी एक सैटेलाइट के ज़रिए जो है उनको चलाया जाता है। तो इस स्पेस टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ इंसान ने दूसरे ममालिक की खबर रखना भी जो है आसान हो गया। नेविगेशन हमें पता है कि हमारे आजकल तो बड़ा आसान है नेविगेशन, कि हम जो है किसी जगह को, टीचर्स जो हैं या स्टूडेंट्स पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ऑफ़िस को विज़िट करना चाहते हैं, आप मोबाइल में लिखेंगे, आप जो है वो गूगल मैप निकालेंगे, गूगल मैप से आप जो है वो ऑफ़िस का एड्रेस देंगे और आप जो है वहाँ पे किसी से पूछे बगैर नेविगेट करते हुए वहाँ पे पहुँच सकते हैं। आप जो है वो किसी और इदारे में जाना चाहते हैं, कोई सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, किसी मुकाम को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास जो है ये नेविगेशन सिस्टम जो है ये स्पेस टेक्नोलॉजी से मुहैया होता है। अब रशिया ने अपना काम कर दिया। रशिया का पहला जहाज़ स्पुतनिक 1 स्पेस में चला गया। उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने भेजे, अमेरिका ने भी भेजे। लेकिन अब जो ये एक रेस थी, जो एक कंपटीशन था अमेरिका और रशिया का, वो मज़ीद तरक्की की तरफ इंसान को लेके गया। उस वक्त अमेरिका का एक इदारा नासा अमेरिका का खलाई तहकीक का इदारा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका एब्रीविएशन बनता है नासा। अमेरिकन एजेंसी है, इदारा है, जो इदारा स्पेस में रिसर्च करता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से पाकिस्तान का भी एक इदारा है जिसका नाम है स्पार्को इदारा भी इसी मकसद के लिए बनाया गया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस के अंदर हमारी भी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, बदर 1, बदर 2 और इस तरह से 5 सैटेलाइट्स जो हैं पाकिस्तान ने भी स्पेस में भेजी, जो कि मुख्तलिफ अपने काम कर रहे हैं। तो देखिए कि पाकिस्तान का जिस तरह से इदारा स्पार्को है, इस तरह अमेरिका का एक इदारा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका नाम है नासा। तो पाकिस्तान के इस इदारे की तरह जो नासा है, नासा ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन की, अभी भी कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या है कि नासा जो स्पेस टेक्नोलॉजी का एक इदारा है, काम उसका ये है कि हमारे स्पेस, मून, सन और सोलर सिस्टम के बारे में इन्वेस्टिगेट करना,
मुख्तलिफ़ तरह की रिसर्च करना और उस रिसर्च को फिर जो है इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। अब नासा ने सबसे पहला एक जो काम 28 जुलाई 1969 28 जुलाई 1969 को एक मून के ऊपर एक अपनी स्पेस भेजी जिसका नाम था अपोलो अपोलो 11। नाम इसका यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन बच्चे जो है वो नोट कर सकते हैं कि उसका नाम था अपोलो 11। तो वो जो है स्पेसशिप जब एयर में गई, स्पेस में गई, तो वो स्पेसशिप के अंदर जो साइंटिस्ट थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चाँद पे कदम रखा। तो चाँद पे जाने वाला सबसे पहला जो शख्स था, जो फ़र्द था, जो साइंटिस्ट था, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 20 जुलाई 1969 को मून के ऊपर, चाँद के ऊपर पहला स्टेप रखा। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो एयरक्राफ्ट्स, स्पेसशिप्स जो है वो नासा जो है उसको कंट्रोल कर रही है। आजकल तो मून से भी हम ज़्यादा आगे क्या सोच रहे हैं। मीन के नासा ने मून से भी आगे की कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, जिस तरह से मुख्तलिफ़ छोटे-छोटे जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़। इस तरह सबसे जो मेजर काम हो रहा है वो हो रहा है मार्स मिशन के ऊपर, कि मार्स के ऊपर या मार्स के ऊपर अगर हम इंसान को बसाना चाहें, मार्स हैबिटेशन का वो प्रोग्राम है कि इंसानों को हम किस तरह मार्स के ऊपर जो है वो हैबिटेट कर सकते हैं। नासा ने कुछ ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी बनाए हैं जिसमें फील होता था कि हमें कुछ लेबॉर्ट्रीज़ ऐसी भी चाहिए जो कि ग्रेविटेशन फ्री हों। तो उसमें ज़ाहिर है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की के लिए कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए या स्पेस टेक्नोलॉजी को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने 14 मई 1973 को स्काई लैब के नाम से एक स्पेस शिप, या यूँ कहें कि स्पेस स्टेशन जो है वो अपना स्पेस में भेजा। अब स्पेस शिप और स्पेस स्टेशन जो है ना, स्पेस शिप जो है वो तो अपना एक मखसूस काम कर रही होती है, लेकिन स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद होते हैं, यानी कि स्पेस साइंटिस्ट जिनको हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। वो एस्ट्रोनॉट्स वो एक लेबॉर्ट्री में जिस तरह से बैठ के काम करते हैं, उनके कंप्यूटर्स वहाँ पे होते हैं, बाकी तमाम चीज़ें। तो वो स्काई लैब जो थी इसकी यूँ कहें कि एक स्पेस लैब, तो स्पेस के अंदर जो है स्टेशन बनाया, स्पेस स्टेशन, उसके तकरीबन 6 मंथ तक स्पेस में उस स्टेशन ने काम किया और स्काई लैब ने मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सप्लोर की। एक्सप्लोर करने के बाद जो है वो डाटा जो है जब ज़मीन पे भेजा, मुख्तलिफ़ ऐसी कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि ज़ीरो ग्रेविटी के ऊपर एक्टिव होते हैं, इनकी ग्रेविटेशन फ्री जहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें चाहिए था, प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटी फ्री या हम ज़ीरो ग्रेविटी कह लें। तो ज़ीरो ग्रेविटी पे एक्ट करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्काई लैब में उनके जब एक्सपेरिमेंट किए गए। अब ऐसे था कि अमेरिका का एक स्पेस स्टेशन जो था वो फ़िज़ा में मौजूद था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक कंपटीशन चल रहा था रशिया और अमेरिका का। तो जैसे ही अमेरिका का स्पेस शिप गया, रशिया का एक स्पेस शिप जिसका नाम था मीर, MIR मीर। मीर जो था, मीर स्टेशन जो है वो 15 साल तक जो है वो ज़मीन के 300 किलोमीटर के फ़ासले पे ये ऑर्बिट करता रहा। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशंस में लिखा हुआ है। मीर की जो है तस्वीर भी हमें किताब में मिल जाएगी, MIR। तो ये MIR जो था मीर, ये भी एक स्पेस स्टेशन है। इसमें भी साइंटिस्ट बैठ के अपना काम कर रहे थे। कामत के ज़ीरो ग्रेविटी के ऊपर होने वाले मुख्तलिफ़ तजुर्बात, मौसमी हालात, ज़मीन को एक्सप्लोर करने के, स्पेस को एक्सप्लोर करने के और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के मुख्तलिफ़ तजुर्बात जो है 15 साल तक इस स्पेस स्टेशंस ने अपना काम जो है वो सरअंजाम दिया। अब उससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट उस वक्त हुई जब हम देख रहे हैं कि ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब रशिया और अमेरिका के तो अपने-अपने स्पेस स्टेशन थे। अमेरिकन स्पेस स्टेशन जो है वो 6 माह तक चला
रशियन स्पेस स्टेशन मीर जो है वो 15 साल तक जो है वो स्पेस में ज़मीन के गिर्द 300 किलोमीटर हाइट के ऊपर जो है वो रिवॉल्व करता रहा। उसमें साइंटिस्ट अपना काम करते रहे। उसके बाद एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया जिसमें जो है वो इंटरनेशनली अलो किया गया कि तमाम दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं उसमें अपनी कर सकें, अपने प्रोब्स वहाँ पे ला सकें और वहाँ से जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकें। इसमें हम देखते हैं कि एन अदर अचीवमेंट ऑफ नासा इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या जिसको एब्रीवेट करते हैं आईएसएस। इसकी डायग्राम भी आईएसएस की बनी हुई है। तो ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, पूरी दुनिया ने इसमें हिस्सा लिया। इसमें रशिया के साइंटिस्ट भी थे, जापान के साइंटिस्ट भी थे, कनाडा के साइंटिस्ट भी थे और यूरोपियन कंट्रीज़ के भी बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने इसको बनाने, इसको लॉन्च करने और इसको स्पेस में एस्टेब्लिश करने में अपना रोल अदा किया। तो साइज़ जो था एक फुटबॉल के ग्राउंड से भी ज़्यादा बड़ा, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इट्स साइज़ वाज मोर दैन फुटबॉल ग्राउंड। और उसके बाद देखें कि ये जो स्पेस स्टेशन है ये तकरीबन 400 किलोमीटर जो है वो ज़मीन से बाहर मौजूद है और ये 20 साल तक ये स्पेस में इसने रह के अपना जो है वो एक्टिविटीज़ सरअंजाम दी। अब देखिए कि इसमें एक रेवोल्यूशन में ज़मीन के गिर्द घूमने में इसको 90 मिनट्स जो हैं वो लगते हैं। ये स्पेस स्टेशन में ये अभी भी मौजूद है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जो साइंटिस्ट जो है मुख्तलिफ वर्ल्ड के वो अपने अपने स्टेशन जो देखें, एक तो हमारा स्पेस स्टेशन होता है, इस तरह से एक स्टेशन ज़मीन के ऊपर होता है जिसके ऊपर सिग्नल भेजे जाते हैं। तो एनवायरनमेंट को नोट करके, मुख्तलिफ रिसोर्सेज को नोट करके सिग्नल्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर भेजे जाते हैं। तो स्पेस स्टेशन में जो है वो इसमें साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिटेड दिस स्पेस स्टेशन एंड मैनी ऑफ देम स्टे इन इट सेवरल मंथ्स। बहुत से महीनों तक वहाँ पे रहते हैं। इसमें जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साइंटिस्ट जाते हैं, कुछ मर्द साइंटिस्ट, कुछ ख़वातीन साइंटिस्ट जो जाके अपना वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अपने तजर्बात करते हैं और साथ में ऑब्जर्वेशन करके ज़मीन पे भेजते हैं। स्पेस शटल्स आर यूज्ड टू कम्युनिकेट फ्रॉम दिस स्टेशन। तो स्पेस शटल्स के ज़रिए कम्युनिकेट किया जाता है। तकरीबन 250 साइंटिस्ट जो हैं वो इससे बेनिफिट ले चुके हैं और आईएसएस के ऊपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जाके उन्होंने अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो इसमें पाकिस्तान के तो मेरा ख्याल है अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं है जो कि आईएसएस के ऊपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर किसी तरह की इसकी कंट्रीब्यूशन की हो। बहरहाल जो ममालिक हैं उनके नाम रशिया, जापान, कनाडा और यूरोपियन ममालिक हैं कुछ जो कि इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसके साथ इंडियन भी कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेस स्टेशन में गए हैं। बहरहाल अब हमें उम्मीद है कि हमारे जो होनहार तलबा हैं इनमें से बहुत सारे जो हैं वो स्पेस साइंटिस्ट भी बनेंगे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एडवांस कोई स्पेस स्टेशन मौजूद हो जिसके ऊपर जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट हों और वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना रोल अदा करें। तो ये बहरहाल हम अभी तक तो स्पेस स्टेशन के ऊपर नहीं गए। हमारी सैटेलाइट्स जो हैं वो पाकिस्तान की स्पेस में मौजूद हैं जो कि हमारी मोटरवे को मॉनिटर कर रही हैं, जो कि हमारे जो है वो डिफेंस सिस्टम्स को मॉनिटर कर रही हैं। इनकी आर्मी के जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनको मॉनिटर कर रही हैं और साथ ही साथ जो है वो हमारे मोटरवेज़ के ऊपर जो है वो किसी तरह की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम वॉच कर रही हैं, वो जो चाइना की मदद से 2018 में सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी गई थी। तो आने वाले दिनों में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो होनहार तलबा हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, ये मेहनत करेंगे और स्पेस साइंटिस्ट बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी, तो अभी तक 250 साइंटिस्ट ऐसे हैं पूरी दुनिया से जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की ऑब्ज़र्वेशंस की है, मुख्तलिफ़ तरह के तजर्बात किए हैं। एक हिस्ट्री से एक चीज़ ये हमने देखी कि पहले तो रशिया ने स्पुतनिक 1 भेजा था। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि सोवियत यूनियन ने जब स्पुतनिक 2 भेजा, पहले तो स्पुतनिक 1 था फिर स्पुतनिक 2 भेजा। 3 नवंबर 1957 को जब भेजा तो ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो स्पेस में गया वो एक डॉग था और उस डॉग का नाम था लाइका।
डॉग की आप जो मैंने नोट्स आपसे शेयर किए हैं उसमें उसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो डॉग था रशिया का, तो 1957 में सबसे पहले स्पेस में जाने वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो स्पुतनिक 2 में गया। नाम उसका था लाइका, एक डॉग था। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो ह्यूमन बीइंग तो बहरहाल बाद में गए 69 में, जब पहला इंसान जो है वो स्पेस के ऊपर गया, चाँद के ऊपर गया। लेकिन स्पेस में जाके चाँद के ऊपर पहला कदम जो है वो 69 में रखा। स्पेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंसान से भी पहले एक तजर्बाती तौर पे भेजा था, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले जानवरों के ऊपर तजर्बात किए जाते हैं। तो ये भी तजर्बा जब किया गया तो इसमें लाइका को भेजा गया 1957 में 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 के साथ स्पेस में जाके फिर लाइका वापस ये डॉग। तो ऑब्ज़र्व किया गया कि इसमें क्या बॉडी में चेंजेस आती हैं। तो उसके बाद फिर वही जो है वो एक्सपेक्ट करके उसी तरह की पैरामीटर्स के साथ इंसानों को स्पेस में भेजा गया। तो ये हम देख रहे हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में आहिस्ता-आहिस्ता वक्त के साथ-साथ जो है वो इंसान ने अपनी कंट्रीब्यूशन की। अब सैटेलाइट्स क्या हैं? देखिए, हर वो चीज़ जो स्पेस में मौजूद है और रिवॉल्व कर रही है अपने एक महवर में, अपनी एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है, वो है सैटेलाइट। इनमें से कुछ सैटेलाइट्स ऐसी होती हैं जो कि नेचुरली मौजूद हैं, कुछ हेविली बॉडीज़ हैं, बिग हेविली बॉडीज़, वेरी बिग हेविली बॉडीज़, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि ज़मीन से भेजी जाती हैं। तो हम सैटेलाइट की यहाँ पे डेफिनेशन जो कर रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड a very big heavily body due to its gravity is called satellite। हर वो ऑब्जेक्ट जो कि स्पेस में मौजूद है और किसी एक हैवीली बॉडी की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द मूव कर रहा है, वो है सैटेलाइट। हमें पता है कि हमारे ज़मीन जो है एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट के गिर्द मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। मून की जो रेवोल्यूशन है ये शो करती है कि दिस इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ जो है ये सन के गिर्द, सूरज के गिर्द मूव कर रही है। तो इसकी जो मूवमेंट है सन की वजह से ज़मीन की मूवमेंट ये शो करती है कि हमारी ज़मीन एक सैटेलाइट है सन की। तो ये सैटेलाइट्स जो हैं इंक्लूडिंग आवर अर्थ एंड द मून, ये दोनों जो हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि दीज आर satellites of their planet or their star। तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट्स नेचुरल सैटेलाइट। तो ये नेचुरल सैटेलाइट की बात है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में हमने अभी डिटेल से एक टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अभी हम जो है मैं आपको शॉर्टली बता दूं, जो ज़मीन से कुछ सैटेलाइट्स, कुछ मशीनें जो है वो स्पेस में भेजी जाती हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। इसको मैं आप एक माइंड अप करके, एक रैप अप करके आपको दोबारा से कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे कुछ ऐसे स्पेस में ऑब्जेक्ट्स हैं। स्पेस जो है ना, पहले तो उसकी तारीफ़ मैंने आपको बताई कि स्पेस क्या है। स्पेस इज़ एरिया दैट दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट्स डार्क, कोल्ड एंड नो एयर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे डार्कनेस है, रोशनी नहीं है, वहाँ पे एयर नहीं है। और उसके साथ साथ जो है वो स्पेस सीन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। हम देख रहे हैं कि सूरज के गिर्द जो है वो प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर आप ये रिटर्न में डिटेल में देखें तो हमारा सोलर सिस्टम हमें नज़र आएगा। उसके अलावा मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के नाम भी यहाँ पे मिलेंगे हमें। जो हमें सन है, सन जो है वो एक स्टार है जो अपनी हीट और लाइट देता है। प्लैनेट्स जो हैं वो लार्ज बॉडीज़ हैं जो रिवॉल्व अराउंड द स्टार। और मून जो है वो एक नेचर सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। उसके बाद स्टार्स जो हैं वो ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस हैं, बर्निंग गैसेस, जिसमें हमारा सन भी शामिल है। उसके बाद कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स, ये कुछ रॉक्स और आइसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्पेस में घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये
रॉक्स होती हैं बहुत बड़ी-बड़ी और साथ-साथ आइसी ऑब्जेक्ट्स बर्फ़ के बड़े-बड़े गोले, तो ये जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द इन द स्पेस। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हमने कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में देखा, तो स्टार्ट में हमने देखा कि जब इंसान ने स्पेस की तरफ देखा तब से उसके दिल में ये ख़्याल आया कि मैं इसको एक्सप्लोर करूँ। तो आखिरकार 1957 में 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक 1 जो था वो स्पेस में गया। तो ये एक पहला इंसान का था एक्सप्लोरेशन स्पेस की, स्पुतनिक 1 की सूरत में। रशिया ने भेजा, सोवियत यूनियन उस वक़्त रशिया का नाम था। फिर जो है वो अमेरिका ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन की। तो 1969 में 20 जुलाई 1969 को चाँद के ऊपर पहला अमेरिकन या पहला इंसान जो है वो चाँद के ऊपर अपना कदम रखा। और उसको वो जो पहला कदम था वो एक इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे अमेरिका के। उसके बाद फिर एक स्पेसशिप हमने देखा कि 1973 में रशिया ने स्काई लैब के नाम से, सॉरी अमेरिका ने स्काई लैब के नाम से स्पेस में भेजी। और रशिया की जो थी मीर, ये भी 15 साल तक स्पेस में रही। उसके बाद आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो है आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसके ऊपर साइंटिस्ट जाते हैं, तकरीबन 250 पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं वहाँ पे जा चुके हैं। 90 मिनट में ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो हमारी ज़मीन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। उसके बाद लाइका, वो पहला डॉग है जो कि एज अ फर्स्ट ह्यूमन बीइंग जो है, सॉरी एज अ फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेस में गया। तो ये स्पुतनिक 2 में था। स्पुतनिक 1 जो थी उसके कोई 3-4 माह बाद 1957 में ही स्पुतनिक 2 जब भेजा तो उसके ऊपर एक डॉग को भी भेजा जिसका नाम था लाइका। सैटेलाइट्स की बात हमने की, तो सैटेलाइट्स जो हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि हैवली बॉडीज़ के गिर्द घूम रहे हैं वो सैटेलाइट्स हैं। मून हमारी ज़मीन की सैटेलाइट है और हमारी ज़मीन सूरज के लिए सैटेलाइट है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स जो दिए तमाम तलबा व तालिबात और असातिज़ा इकराम, आपको ये जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए सैटेलाइट के हवाले से, वो 5वीं क्लास का जो 9वां चैप्टर है स्पेस एंड सैटेलाइट, तो इसमें आगे भी हम लेक्चर्स में देखेंगे कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक जो मैंने बातें की हैं आपको समझ लग गई होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ के मज़ीद जो है वो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।